Hello everybody, I am Ankit, your English facilitator. I welcome you all on my YouTube channel English डायरेक्ट दिल से। तो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास की एक पोम द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो गाइस, बहुत ही अच्छी पोम है और सबसे पहले मैं आपको पोइट के बारे में कुछ बता देता हूँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही जाने माने पोइट थे गाइस। ये इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा पोइट्री लिखी है, बहुत ज़्यादा वर्क इनका पब्लिश हुआ है और आज भी इनका जो काम है वो हमारी बुक्स में, हमारे सिलेबस में पढ़ा जाता है। जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने ये जो पोम लिखी है बहुत ही डीपर मीनिंग के साथ लिखी है। इसका जो मीनिंग है बहुत ही बढ़िया है। खासकर मुझे इसका जो मीनिंग है वो आप लोगों के साथ काफ़ी रिलेट करता हुआ लगा। क्यों? जैसे जैसे हम इस पोम को पढ़ेंगे आपको समझ आता जाएगा और मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ब्रीफ समरी दे देता हूँ इस पोम की कि पोइट इसमें कहना क्या चाहता है। यहाँ पे जो पोइट है हमारा, वो रोड्स को लेके हमारी जो लाइफ है उसको कंपेयर कर रहा है। मीन्स इसमें यहाँ पे पोइट ने रोड्स को दिखाया गया है और उसी तरीके से जो हमारी लाइफ है उसमें भी कुछ ना कुछ हमें कई बार ऐसे ऑप्शन ज़रूर मिलेंगे जहाँ पे हमें डिसाइड करना होगा कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। जैसे पोइट एक पॉइंट पे आके खड़ा हो जाता है जहाँ पे उसके सामने दो रोड्स डाइवर्ज कर रही होती हैं, दो रोड्स सेपरेट हो रही होती हैं। तो वहाँ पे पोइट को डिसीज़न लेना होता है कि कौन सी रोड के ऊपर वो चले। वैसे ही हमारी जो लाइफ है, आने वाली आप लोगों की लाइफ है, आपको भी ऑप्शंस मिलेंगे और आपने उन ऑप्शंस को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सोच समझ के चूज़ करना होगा, क्योंकि वही ऑप्शंस जो आप चूज़ करोगे वो आपकी लाइफ को बनाएंगे। और आप इतने ध्यान से, इतने वाइजली इन ऑप्शन को चूज़ करना ताकि आपको फ्यूचर में जाके उनके ऊपर कोई भी रिग्रेट ना हो। सो विदाउट मच वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। तो गाइस, यहाँ पे पोइट कहना चाह रहा है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। तो पोइट जो है वो फॉरेस्ट में जा रहा था, येलो वुड यहाँ पे उस फॉरेस्ट को जा रहा है और एक पॉइंट पे आके खड़ा हो जाता है जहाँ पे उसके पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं, दो रोड्स डाइवर्ज हो रही होती हैं। नीचे आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग गाइस मैंने दिए हुए हैं। डाइवर्ज का मीन सेपरेट हो जाना, तो दो रोड सेपरेट हो जाती हैं जहाँ पे उसको डिसाइड करना होता है कि वो कौन सी रोड चूज़ करे, क्योंकि दोनों रोड तो वो चूज़ कर ही नहीं सकता। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, यहाँ पे वो बता रहा है कि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा कि मैं दोनों रोड्स को चूज़ करूँ। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। तो एक ट्रैवलर होने के नाते मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ उस पॉइंट पे और जहाँ तक मेरी जो है नज़र जा रही है, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ वहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि जो रोड्स हैं वो कैसी लग रही हैं, उनकी कंडीशन कैसी है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, तो उसकी जो कंडीशन है, उन रोड्स की कंडीशन है वो किस तरह की है, तो कहाँ पे ये बेंड हो रही हैं, कहाँ पे मुड़ रही हैं, ये सारी चीज़ें एज अ ट्रैवलर मैं वहाँ पे नोटिस करे जा रहा हूँ। सो नेक्स्ट स्टैंजा is then took the other just as fair and having perhaps the better claim। तो पोइट बोल रहा है कि मैंने जो है नेक्स्ट रोड, जो सेकंड रोड है वो चूज़ कर ली, सोचते हुए कि ये मेरे लिए कुछ ना कुछ बेटर रिजल्ट्स लेके आएगी, ये मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा फ्यूचर लेके आएगी। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। वांटेड वियर का मतलब नॉट यूज्ड बाय एनीवन टिल नाउ। तो पोइट को लगता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रास है और इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे काफ़ी लोग गुजरे नहीं होंगे, काफ़ी लोग यहाँ पे चले नहीं होंगे। तो पोइट को लगता है कि ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि मैं इस रोड को चूज़ कर लेता हूँ। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम। वॉर्न मीन्स डैमेज्ड। तो जैसे जैसे पोइट आगे चलता जाता है उसकी ये जो क्लैरिटी है माइंड की वो होती जाती है कि दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। बोथ रोड्स आर द सेम, दोनों रोड्स सेम है और मैं जो समझ बैठा था कि ये जो रोड है ये मेरे लिए अच्छी होगी, सूटेबल होगी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। दोनों रोड्स आगे चल के उसको बिल्कुल सेम नज़र आ रही हैं। सो नेक्स्ट स्टैंजा में वो क्या बोल रहा है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक।
तो पोइट बोल रहा है कि इस मॉर्निंग मुझे ये लगा था कि जो रोड मैंने चूज़ की है वहाँ पे जो है लीव्स पड़े हुए हैं और उनको दबाया नहीं गया, उनको क्रश नहीं किया गया है। तो इसका मतलब कोई भी उनके ऊपर स्टेप रख के नहीं गया है, कोई भी उनके ऊपर चल के नहीं गया है। ट्रोडन मीन्स वॉकड ओवर। सो गाइज वैसे ट्रोडन का जो मतलब होता है वो क्रश होता है, क्रश करना होता है, दबाना होता है। तो यहाँ पे पोइट ने इसका जो डिफरेंट मीनिंग पोइट्री के हिसाब से बताया है कि वॉकड ओवर, कि अभी तक वहाँ पे उसको लगता है कोई भी जो इंसान है वो वॉक करके नहीं गया है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो मैंने सोचा कि मैं किसी दिन फिर यहाँ पे आऊँगा और जो रोड दूसरी मैंने चूज़ नहीं की उस रोड को मैं चूज़ करूँगा और उस दिन उसके ऊपर मैं चल के जाऊँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, ऑल्दो poet knows that it would not be possible for him to come back and walked on the second road। तो ये चीज़ पोइट अंदर से जानता है बट फिर भी वो अपने आप को जो है कंसोल कर रहा है कि हाँ मैं आऊँगा और इस रोड के ऊपर उस दोबारा से आके चलूँगा। सो गाइज नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं हम। जी हाँ, लास्ट स्टेंजा ये। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, साई मीन्स लॉन्ग डीप ब्रीथ। तो जो पोइट है वो बहुत ही डीप ब्रीथ के साथ कह रहा है समवेयर एजीज एंड एजीज हैंस, एजीज एंड एजीज मीन्स इन फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं मैं फ्यूचर में ये चीज़ बहुत ही डीप ब्रीथ के साथ सोच रहा हूँगा। क्या? Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the differences। तो पोइट बोलता है कि मैं कहीं ना कहीं फ्यूचर में ये चीज़ बताऊंगा या सोचूंगा कि मेरे पास भी एक चांस था, मेरे पास भी कभी ऐसी रोड्स आई थी जहाँ पे मुझे चूज़ करना था, बट मैंने वो रोड चूज़ की जो लेस ट्रेवल की थी, उसी ने जो था मेरी लाइफ के जो फ्यूचर है उसको डिसाइड कर दिया। So now we come with a very important message that poet has given to us। guys ये आपके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि आपके आगे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आएंगे आगे चल के और आपने उनको बहुत ही अच्छे से चूज़ करना है, अपने जो अपना डिसीज़न है बहुत ही अच्छे से लेना है ताकि आप अपना जो फ्यूचर है बहुत ही अच्छा बना सको और आपको आगे जाके ऐसा ना लगे, अपने ऊपर जो है रिग्रेट ना हो कि मैंने उस टाइम के ऊपर अगर जल्दबाजी ना की होती, ना किसी के ऊपर डिपेंड रहा होता, इंडिपेंडेंटली अपना डिसीज़न ले लिया होता, तो आज मेरी लाइफ है इस तरह से होती। तो इस तरह का रिग्रेट आपको कभी ना हो। दैट्स वाई पोइट ने बोला है कि बहुत ही सोच समझ के आपको जो अपनी लाइफ के डिसीज़न है वो आगे लेने चाहिए। सो नाउ हमारा जो समरी है इस पोइट्री की एंड हो चुकी है। नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज़ द लिटरेरी डिवाइसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कवर द राइम स्कीम। तो गाइज राइम स्कीम मैंने आपको बताया था कि स्टेंजा की जो लाइन होती है उसका जो लास्ट वर्ड होता है क्या वो नेक्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड के साथ राइम कर रहा है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे वुड, तो लास्ट वर्ड है वुड, तो इसको हम ए मार्क करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बोथ, वुड और बोथ आपस में राइम नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई विल गिव इट बी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्टूड, स्टूड किसके साथ राइम कर रहा है गाइस? वुड क्या बोथ के साथ? जी हाँ, वुड के साथ करेगा ये, तो इसको भी हम ए मार्क करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुड, कुड किसके साथ राइम कर रहा है? स्टूड और वुड के साथ, इसको भी जो है ए मार्क करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अंडर ग्रोथ, बोथ और अंडर ग्रोथ ये आपस में राइम कर रहे हैं, दैट्स वाई वी विल गिव इट बी। तो गाइज हमारी जो राइम स्कीम है वो अब क्या बनेगी? ए बी ए बी। तो ये राइम स्कीम हमारे यहाँ पे आप बन जाएगी। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा राइम स्कीम कैसे बनानी है। अगर नहीं आया तो सेकंड स्टेंजा को भी ध्यान से देखें, इसमें भी राइम स्कीम दी गई है। सो फर्स्ट है जो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड फेयर, तो इसको हम ए मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्लेम, क्लेम को हम बी मार्क करेंगे क्योंकि ये फेयर के साथ राइम नहीं कर रहा। उसके बाद हमारे पास वेयर, वेयर फेयर ए मार्क करेंगे। उसके बाद देयर, इसको भी ए मार्क करेंगे। सेम, क्लेम सेम, इसको हम बी मार्क करेंगे। सो गाइज यहाँ पे हमारी जो राइम स्कीम है
बनेगी A B। आई थिंक कि सेम, हाँ बी, जी हाँ बिल्कुल सेम बनी है राइम स्कीम। फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा की जो राइम स्कीम है वो बिल्कुल सेम बनी है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि राइम स्कीम कैसे बनाते हैं। आगे के जो स्टेंजाज है उसकी राइम स्कीम आप खुद बनाओगे। नेक्स्ट विल मूव टू अनदर लिटरेरी डिवाइस दैट इज एलिट्रेशन। गाइस एलिट्रेशन क्या होता है? दैट इज द रेपिटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। ये कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में बताता है हमें, जो रिपीट होती हैं क्योंकि उनका जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए और उसकी जो साउंड है वो तो ऑटोमेटिकली कॉन्सोनेंट ही होगी। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है फर्स्ट फॉर। यहाँ पे जो फ है वो फ साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे इसको कंसीडर किया है। फर्स्ट फोर ये है हमारा, जी हाँ, सेकंड थर्ड नहीं, थर्ड पैरे की थर्ड लाइन में हमें मिलेगा ये फर्स्ट फोर। तो गाइज ये एक एलिट्रेशन है, और भी इसमें जो है एलिट्रेशन होंगे स्टेंजाज में, तो आप वो खुद फाइंड आउट करोगे। नेक्स्ट इज एनाफोरा। तो एनाफोरा क्या होता है? रेपिटिशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ लाइन। हमें स्टेंजा की जो फर्स्ट वर्ड है, स्टेंजा की लाइंस के जो फर्स्ट वर्ड है वो अगर नेक्स्ट लाइन में भी रिपीट हो रहे हो तो उसको हम एनाफोरा बोलेंगे। जैसे फर्स्ट स्टेंजा में जो सेकेंड लाइन है वो स्टार्ट हो रही है एंड के साथ, उसके बाद नेक्स्ट लाइन भी एंड के साथ स्टार्ट हो रही है, उससे नेक्स्ट भी एंड के साथ स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको एनाफोरा लिखेंगे। सो ये जो डिवाइस एनाफोरा है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज रेपिटिशन, बहुत ही ईजी है। रेपिटिशन ऑफ समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी रिटन। रिपीट करना, जो चीज़ पहले भी लिखी जा चुकी है, कही जा चुकी है, उसकी दोबारा से रेपिटिशन होना, तो उसको हम लिटरेरी डिवाइस रेपिटिशन बोलेंगे। जैसे कि फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन है टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, और लास्ट स्टेंजा में भी ये लाइन थर्ड लाइन बनी है टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। सो ये दोनों बहुत ही सेम है, इसलिए हम इसे रेपिटिशन लिटरेरी डिवाइस बोलेंगे। सो गाइस यहाँ पे हमारे जो थे लिटरेरी डिवाइस, लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच, ये भी ख़त्म हो जाते हैं। तो लास्ट टॉपिक हमारा क्वेश्चन आंसर का बचा है, जल्दी जल्दी से वो भी कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। तो जो ट्रैवलर है वो अपने आप को कहाँ पाता है और कौन सी प्रॉब्लम वो फेस किए जा रहा है। द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ स्टैंडिंग ऑन अ फॉक इन द पाथ। He is in a problem as he must choose one path and is unable to decide which one to choose। तो जो पोइट है, वो जो ट्रैवलर है, तो वो इस जगह के ऊपर आके खड़ा हो गया है जहाँ पे उसके आगे टू रोड्स डाइवर्ज हो रही हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वो इस पॉइंट पे आके खड़ा हो गया है, उसके आगे दो रोड्स जो है डाइवर्ज हो रही हैं, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि कौन सी रोड वो चूज़ करे, तो वो उसके लिए प्रॉब्लम यहाँ पे बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन्स टू यू। तो फ्रेजेस दी गई हैं हमें कुछ यहाँ पे। तो फर्स्ट है अ येलो वुड। तो येलो वुड किसको बोला गया है? आई थिंक आई टोल्ड यू अर्लियर अबाउट दिस। मैंने आपको डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स के मीनिंग थे वहाँ पे क्लियर कर दिया था। येलो वुड रेफर्स टू द फॉरेस्ट विच हैज़ ड्राई लीव्स एज इन द सीजन ऑफ ऑटम। ऑटम सीजन में जो लीव्स हैं वो ड्राई हो जाती हैं, वो पेड़ों से गिर जाती हैं लीव्स, तो उनको जो है उनका जो कलर है वो येलो में चेंज हो जाता है, तो इसलिए उसको येलो वुड बोला गया है। वुड मीन्स फॉरेस्ट। तो जो उन येलो लीव्स के साथ भरा हुआ है, जो स्पेस उनके साथ भरी हुई है, तो फॉरेस्ट उनके साथ भरी है, तो इसलिए उसको येलो वुड यहाँ पे बोला गया है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इट रिप्रेजेंट्स अ वर्ल्ड फुल ऑफ एजिंग पीपल, क्योंकि वो जो लीव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सूख चुके हैं, मीन्स उनकी जो लाइफ है वो ख़त्म होने वाली है। वैसे ये चीज़ कंपेयर कर रही है, यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि जो बूढ़े लोग हैं उनके साथ ये जो वर्ल्ड है भरा पड़ा है, मीन्स वो भी काफ़ी सूख चुके हैं और वो मरने वाले हैं। नेक्स्ट, इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। तो ग्रासी और वॉन्टेड वियर का मतलब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? इट मीन्स दैट द पाथ हैड लॉट ऑफ ग्रास ऑन इट। तो काफ़ी ज़्यादा ग्रास है उस रास्ते के ऊपर। दिस मीन्स दैट इट हैड नॉट बीन वॉकड ओवर बाई मैनी पीपल। इससे पता चलता है
कि काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर ट्रैवल नहीं किया है। इट हैड टू बी वॉर्न आउट बाय द स्टेप्स ऑफ द पीपल हु वॉकड ऑन इट। अगर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर वॉक किया होता तो ये जो है ये ख़राब हो जाता। बट उसे ये चीज़ बाद में पता चलेगी जब वो आगे की तरफ जाएगा कि यहाँ पे भी काफ़ी लोग जो है ट्रैवल कर चुके हैं। द पासिंग देयर, इसका मतलब देख लेते हैं। इट मीन्स दैट ही वॉकड ओवर द पाथ दैट हैड बीन चोजन। तो उसने यहाँ पे पासिंग देयर का मतलब क्या बताया हमें कि उस पाथ को जिसको उसने चूज़ किया उसके ऊपर वो चल पड़ा है और वो पाथ उसका पासिंग बन गया। मीन्स जहाँ पे वो चले जा रहा है तो वो जहाँ जो रोड उसने चूज़ की है वो उसका पाथ जो है वो बन चुका है। तो पासिंग देयर मीन्स जहाँ से वो गुजर रहा है। नेक्स्ट है लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। तो ऐसी लीव्स जो पोइट समझता है कि इनके ऊपर किसी ने भी पैर नहीं रखा है क्योंकि वो क्रश नहीं की गई हैं, वो लीव्स वैसी की वैसी पड़ी हैं। तो इसका क्या जो है पोइट को बाद में पता चलता है। इट मीन्स दैट नो वन हैड वॉकड ओवर द लीव्स एज दे वर स्टिल ग्रीन। तो अभी भी उनका जो कलर है वो ग्रीन पड़ा हुआ है। इट मीन्स वहाँ से अभी तक कोई भी वॉक करके नहीं गया है। इफ़ दे हैड बीन वॉकड ओवर, उनके ऊपर अगर वॉक किया गया होता दे वुड हैव बीन टर्न्ड ब्लैक। तो उनको कुचल दिया गया होता और उनका जो कलर है वो ब्लैक हो जाता। नेक्स्ट इज हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। तो जो रास्ते हैं वो हमें कहाँ तक लेके जाते हैं। इट मीन्स दैट वी वॉक ऑन अ पाथ वी कम अक्रॉस मोर ऑप्शन एंड मेक मोर चॉइसेस फर्दर। तो जैसे हम अपना रास्ता चूज़ कर लेंगे तो हमारे पास आगे जाके बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आएंगे, हमारे पास फर्दर चॉइसेस आएंगी। वी कीप ऑन वॉकिंग अहेड ऑन दैट वे। तो हम अपने उस रास्ते पे चलते जाएंगे, उस रास्ते को जो हमने चूज़ किया है। सो पोइट यही बोलना चाह रहा है कि आप अपना रास्ता इतना वाइजली चूज़ करें कि आपको उसमें कभी भी रिग्रेट ना हो, कभी भी उसके ऊपर चलते हुए किसी भी चीज़ का पछतावा ना हो। So next question we have, is there any difference between the two roads as the poet describes them? तो क्या उन रोड्स में कुछ डिफरेंस था जैसे पोइट पहले सोच रहा था। फर्स्ट टू स्टेंजास में वो क्या सोच रहा था। द टू पाथ्स वर सिमिलर, दोनों सिमिलर लग रहे थे इन द बिगनिंग स्टार्टिंग में। द पोइट फेल्ट दैट वन ऑफ देम वॉज ग्रासी एंड हैड नॉट बीन वॉकड ओवर बाई मैनी पीपल। तो फर्स्टली जो दो स्टेंजास हैं उसमें पोइट ने क्या सोचा था कि ये जो रोड है ये काफ़ी ग्रासी है और ऐसे लगता है इसके ऊपर लोग काफ़ी ज़्यादा चले भी नहीं हैं, तो ये रोड मैं चूज़ कर लेता हूँ। बट जैसे ही वो आगे की तरफ जाता है, कुछ दूर जाता है, तो उसको रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं, मैं जो सोच रहा था वो बिल्कुल ही गलत था और ये जो रोड है ये काफ़ी ज़्यादा लोगों द्वारा चली गई है। नेक्स्ट इज इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोम। तो लास्ट टू जो लाइन्स है उसमें जो पोम है, पोएम की जो पोइट है वो क्या बोल रहा है। Here again the poet talks of his initial decision when he thought that the roads were different and chooses the one that had been walked over by a lesser number of people. तो पोइट ये बात भी हमें बताना चाह रहा है कि उसने जो डिसीज़न लिया था, जो उसने सोचा था उन रोड्स के बारे में, वो बिल्कुल डिफरेंट था और उसने जो रोड चूज़ की थी उसको लगता था कि ये कम लोगों ने चूज़ की होगी, बट वो ऐसा नहीं था, वो भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने चूज़ कर रखी थी। इट मीन्स पोइट हमें बताना चाहता है कि उसकी जो थिंकिंग थी वो गलत थी। तो हर रास्ते पे कोई ना कोई या काफ़ी जो लोग हैं वो चले होते हैं। सो आप अपना डिसीज़न है जो वो अपना इंडिपेंडेंटली डिसाइड करें और इस तरह का डिसीज़न आप लें जो आपका रिग्रेट लेस हो। सो गाइस, इसी लास्ट में आके हमारी जो पोम है वो एंड हो जाती है। सो आई हैव कवर्ड द क्वेश्चन आंसर, आई हैव gave you a brief summary and I have gave you line to line summary also, and the literary device I have also covered. With this we come to an end of this video. Please like, share and subscribe. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।